टेस्टिकुलर ट्यूमर। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है, जो कि पेनलेस लंप होता है, स्वेलिंग होता है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन से पहले इसके पैथोजेनेसिस को देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस में प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती हैं, तो उनमें क्या हो जाए, कुछ म्यूटेशन हो जाए जेनेटिक। अब वो दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है या जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है कि कोई पर्सन जो कि मतलब कोई भी पर्सन है उसमें इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये टेस्टिकुलर ट्यूमर कॉज करने में। फॉर एग्जांपल, पर कुछ पीपल हैं जो स्वीडन में रह रहे हैं, ठीक है, और उनको ट्यूमर है। उनको जो ट्यूमर हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जो स्वीडन के, मतलब सपोज कोई दो वैरायटी है पीपल की, एक है जो कि स्वीडन में रह रहे हैं और वहीं के लोकलाइट भी हैं, और दूसरी वैरायटी है जो स्वीडन में रह रहे हैं लेकिन वहाँ उनका ओरिजिन नहीं है। उनका ओरिजिन कहाँ से है? फिनलैंड से है, ठीक है। तो भले ही इनका ओरिजिन अलग अलग है, कुछ लोग का ओरिजिन कहाँ है? स्वीडन से ही है, और कुछ का है फिनलैंड से। भले इनका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि ये सेम इन्वायरमेंट एरिया में रह रहे हैं तो इस कारण से इनको सेम ट्यूमर हो रहा है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई कि एक्सटर्नल फैक्टर इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या हो जाते हैं? अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर में और भी कुछ बातें हैं, उसको मैं यहाँ बता दूँ कि सपोज पर्सन जो है उसको केमिकल या हार्मोन का एक्सपोजर हुआ है बिफोर बर्थ इनसाइड द यूट्रस, इन यूट्रो लिखा हुआ है बुक में। तो बिफोर बर्थ इन यूट्रस, तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है क्या करने का? ट्यूमर कॉज करने का। या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी अदर डिजीजेस जैसे कि क्रिप्टोर्किडिज्म या फिर हाइपोस्पैडियस या फिर पुअर स्पर्म क्वालिटी, तो इनफर्टिलिटी इशू हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं क्या कराने में? ट्यूमर कॉज करने में। अच्छा, तो इसमें इसका क्या मतलब होता है? टेस्टिस अनडिसेंडेंट रह गई है, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ठीक है। और हाइपोस्पैडियास में क्या होता है? एबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग, और इनफर्टिलिटी तो है ही, ठीक है। अच्छा, एक और बात है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा। लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये हमें लगता है जेनेटिक है तो इससे भी ट्यूमर होना चाहिए, टेस्टिकुलर ट्यूमर, लेकिन नहीं। इसके कारण मीडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर होता है, मीडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर होता है, ना कि टेस्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। तो ये हमारे किस में आती, ये बातें आती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। एक तो हमने उनका लोकेशन के बारे में बोल दिया, कुछ अदर डिजीजेज हैं जिनमें अदर फैक्टर, जैसे अनडिसेंडेंट टेस्टिस है तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? हाई टेम्परेचर, और इसके कारण क्या हो सकता है? ट्यूमर हो सकता है। इसी तरह से अदर हो गया कि यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं हो रही है तो इसके कारण ट्यूमर हो सकता है, और इनफर्टिलिटी। और लाइन फिल्टर की एक अदर इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ये टेस्टिकुलर ट्यूमर नहीं कराती है, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर की। तो जेनेटिक फैक्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि 4 टाइम्स रिस्क होता है कि फादर टू सन वो ट्यूमर जाए जेनेटिकली, लेकिन 8 to 10 टाइम्स रिस्क फैक्टर होता है बिटवीन सिबलिंग्स, ठीक है। इसके अलावा 2 जीन होते हैं, KIT और BAK। ये क्या कराता है? ये हेल्प करता है सेल ग्रोथ सिग्नल, और ये क्या करता है? एपोप्टोसिस, ठीक है। अब इसका अगर म्यूटेशन हो गया तो एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का सिग्नल होगा और एक्सेसिव ग्रोथ होगी। तो अगर KIT जीन का म्यूटेशन हो गया तो ये ट्यूमर कॉज करा सकता है। BAK जीन एपोप्टोसिस कराता है नॉर्मली, लेकिन अगर इसका म्यूटेशन हो गया तो एपोप्टोसिस नहीं कराएगा तो एक्सेस सेल ग्रोथ होगी, तो ये एक रीज़न हो गया। इसके अलावा हो जाएगा कि और हार्मोनल रिलेटेड जीन्स होते हैं जो कि
रिस्क फैक्टर होते हैं। मतलब कौन सा हमने बोला, हार्मोनल रिलेटेड जीन्स। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आपको रिस्क फैक्टर में। अब जब ये सारे फैक्टर्स, इनमें से कोई भी फैक्टर अगर एक्ट करता है जर्म सेल पर, ये बुक का डायग्राम है आपके कि यही सारे जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, अगर ये एक्सपोजर हुआ जर्म सेल से तो ये क्या होगा, जेनेटिक, एक्वायर्ड जेनेटिक और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन यूट्रस में ही। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगी किसकी, प्राइमोर्डियल जर्म सेल की, और इसके कारण क्या होगा, एक्वायर डिफेक्ट इन प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, KIT म्यूटेशन हो गया, अदर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इवेंट हुए तो ये सेल क्या करेगी, एक्सेस ग्रोथ कर जाएगी, तो वही जर्म सेल का नियोप्लेजिया हो गया इन सीटू। ठीक है, देन अच्छा एक ये बात मैंने नहीं बताई है, क्रोमोसोम 12 का शॉर्ट आर्म का क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, का गेन हो जाए या रीडुप्लीकेशन हो जाए, रीडुप्लीकेशन, तो इसके कारण भी क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ होता है। तो वही लिखा हुआ है कि अदर लेट इवेंट या फिर आइसोक्रोमोसोम 12p हो जाए तो इसके कारण क्या होगा, इन्वेजिव जर्म सेल ट्यूमर होगा। तो दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। एक तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर, और एक ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर डिराइव फ्रॉम जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू। ठीक है, मतलब अब देखिए इसमें सबसे पहले दो कैटेगरी हैं। पहला है नॉन इन्वेजिव जर्म सेल नियोप्लेजिया, तो इसमें क्या होता है, अर्ली स्टेज है नियोप्लेजिया की लेकिन इन्वेजिव कैंसर नहीं है, तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू। ठीक है, दूसरा है ट्यूमर ऑफ सिंगल हिस्टोलॉजिक टाइप प्योर फॉर्म, मतलब इसमें जो ट्यूमर है वो सिर्फ एक तरह की सेल का बना हुआ होता है, इसका एग्जांपल है सेमिनोमा। ठीक है, फिर आता है नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर, तो इसमें कौन से आ जाते, इसमें ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है बहुत तरह के टिश्यू में, डिफरेंट टिश्यूज टाइप। तो इसमें कौन सा हो गया, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, मतलब इसमें स्टेम सेल लाइक ट्यूमर होता है। योक सैक ट्यूमर पोस्ट प्यूबर्टल टाइप, तो इसमें योक सैक को रिजेंबल करते हुए स्ट्रक्चर होते हैं और चिल्ड्रन में होते हैं। और इसके अलावा कौन सा है, कोरियो कार्सिनोमा, तो ये इसमें क्या होता है, ये HCG का प्रोड्यूस करता है और रिजेंबल करता है प्लासेंटल टिश्यू को। फिर आता है टीरेटोमा या पोस्ट प्यूबर्टल टाइप, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट तरह की टिश्यू होती हैं जो अलग अलग जिनका ओरिजिन अलग अलग होता है। फिर टीरेटोमा विद सोमेटिक टाइप मैलिग्नेंसी, तो टीरेटोमा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया अदर कैंसर में। तो ये हो गए टाइप्स। देन आता है एक और नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर ऑफ मोर देन वन हिस्टोलॉजिक टाइप, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सेल ट्यूमर। ये अभी हम इन सब की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देन आता है जर्म सेल ट्यूमर अनरिलेटेड टू जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू, वहाँ क्या था कि फ्रॉम था और यहाँ पर अनरिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दीज आर नॉट मतलब ये जो होती हैं वो अराइज नहीं होती हैं प्रिकर्सर लीजन से, डिफरेंट ओरिजिन और बिहेवियर होता है इनका। तो इसमें आ जाएगा स्पर्मेटोसाइट ट्यूमर, मतलब ये ओल्डर मैन में हो गए और लेस एग्रेसिव होते हैं। देन ट्यूमर प्री प्यूबर्टल टाइप, ये यूजुअली चिल्ड्रन में होते हैं। योक सैक ट्यूमर एंड ट्यूमर योक सैक ट्यूमर और प्री प्यूबर्टल टाइप, इसमें ये कॉमन होता है चाइल्डहुड में, बेटर प्रोग्नोसिस इनका होता है। अभी हम इन सब की डिटेल में बात करेंगे। देन मिक्स्ड टीरेटोमा एंड योक सैक ट्यूमर, इसमें क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ट्यूमर का चिल्ड्रंस में। फिर आता है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, तो इसमें प्योर ट्यूमर, लेडिक सेल ट्यूमर, सर्टोली सेल ट्यूमर और अदर होते हैं। देन ट्यूमर कंटेनिंग बोथ जर्म सेल एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल एलिमेंट, इसमें कौन आते हैं, इसमें एक ही आता है गोनाडोब्लास्टोमा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ याद करने का ही है, इसमें कुछ ऐसा समझने का नहीं है, तो सिंपल है, आप एक बार इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। और अभी समझ में आया नहीं है क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका सेमिनोमेटस और नॉन सेमिनोमेटस। तो इसमें क्या होता है, सेल जो है वो रिजेंबल करती हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल को, और नॉन सेमिनोमेटस में क्या होता है कि इसमें जो सेल होती हैं वो रिजेंबल करती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को।
इसका जो मैलिग्नेंट फॉर्म होता है इस का, वो डिफ्रेंशिएट होता है दूसरे ट्यूमर से, लाइक योक सैक ट्यूमर है अगर, और कोरियोकार्सिनोमा है या टीरेटोमा है, तो इनसे दूसरा ट्यूमर बन जाए तो हम उसे मैलिग्नेंट फॉर्म उसका कह देते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है रॉबिन्स में, ठीक है। और ये पैथोजेनेसिस। अब हम बारी बारी से इन सभी ट्यूमर्स के टाइप को देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू, इसको हम शॉर्ट में GCNIS बोलेंगे। तो ये आप बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं कि ये नॉन इन्वेजिव होता है। दूसरा, ये जो आगे के हम इन्वेजिव टाइप पढ़ने वाले हैं, जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल से डिराइव ट्यूमर जो कि इन्वेजिव हों, तो हम उन्हें बोल रहे हैं इन्वेजिव टाइप जर्म सेल ट्यूमर। वो इस नॉन इन्वेजिव वन से ही डिराइव होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या साइट है कि ये तो टेस्टिस में भी हो सकता है, ओवरीज में भी हो सकता है। क्योंकि जर्म सेल हैं तो वो तो टेस्टिस ओवरी दोनों के लिए ही हो सकती हैं, तो दोनों में ये ट्यूमर हो सकता है नॉन इन्वेजिव टाइप का। इसके अलावा इसमें मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये पैची अपीयरेंस होता है, पैची डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे टेस्टिस में, इन सेल्स का पैची अपीयरेंस होता है, ठीक है। और ये लेस देन 10% से 30% सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, अफेक्टेड हो, ठीक है। बस इसमें इतनी बात है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में सेमिनोमा, ठीक है। तो ये रहा, देखिए सेमिनोमा की हम बात करें तो ये कैसा होता है, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है ये। लगभग 50% जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं वो कौन होते हैं, सेमिनोमा होते हैं, ठीक है। और ये 30 से 40 ईयर के एज वाले पर्सन को क्या करेंगे, को अफेक्ट करेंगे, मतलब उनमें ज़्यादातर चांसेस रहता है ये सेमिनोमा होने का। ये अगर सेम ट्यूमर दो टर्म है, एक तो डिसजर्मिनोमा, ठीक है, और दूसरा नाम है जर्मिनोमा। तो इसका क्या मतलब होता है, सेम अगर यही सेमिनोमा अगर ओवरी में हो रहा है तो सेम ट्यूमर इन ओवरी, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, डिसजर्मिनोमा। और जर्मिनोमा बोल रहे हैं कि यही ट्यूमर अगर CNS में हो, मतलब पीनियल ग्लैंड में हो, पीनियल ग्लैंड में हो, तो हम इसको बोल रहे हैं जर्मिनोमा, ठीक है। ग्रॉस माइक्रोस्कोपी, अब हम हर क्या नाम है ट्यूमर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो उसका ग्रॉस पढ़ेंगे, फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपी देखेंगे और उसके हम इम्यूनो हिस्टोलॉजी देखेंगे, इम्यूनो हिस्टो, ठीक है। तो अब देखिए ग्रॉस में मतलब वो बाहर से कैसा दिखाई देगा, तो बहुत लार्ज दिखाई देता है, वेरी लार्ज, जब मतलब जो नॉर्मल साइज होता है टेस्टिस का उससे 10 टाइम्स लार्ज दिखाई देगा, 10 टाइम्स लार्ज देन नॉर्मल, ठीक है। दूसरा, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो ये ग्रे वाइट अपीयरेंस होता है इसका। दूसरा, ये कैसा, अगर कट सेक्शन इसका देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, लोब्यूल टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, तो लोब्यूलेटेड दिखाई देता है। इसमें कोई हीमरेज नहीं होता है, ठीक है, और ना ही नेक्रोसिस होता है, मतलब इसकी सेल्स जो होती हैं वो डेड नहीं होती हैं, ना ही उनमें ब्लड लीक हो रहा होता है, तो नो हेमरेज नो नेक्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा ये अदर जो इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें यूजुअली नहीं, ये यूजुअली कन्फाइंड रहता है अपने एक जगह पर, यूजुअली कन्फाइंड, लेकिन कभी कभी ये क्या कर सकता है, कैन स्प्रेड। कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है, एपिडिडाइमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसके अलावा स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो इन सब में
ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ग्रॉस में क्या हमने बोला कि बहुत लार्ज होगा, ग्रे वाइट कलर का होगा और क्या नाम है, लोब्यूलेटेड होगा, कोई हीमरेज और नेक्रोसिस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी हम जो बहुत सारे अलग अलग टाइप देखने वाले हैं उनमें किसी में होगा किसी में नहीं होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यूजुअली कन्फाइंड रहता है और अगर स्प्रेड होता है तो 3 जगहों में स्प्रेड हो सकता है। माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी में हम अगर उसको माइक्रोस्कोप से के थ्रू देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो यूनिफॉर्म ट्यूमर दिखाई देता है, यूनिफॉर्म ट्यूमर सेल दिखाई देती हैं और इसमें डेलिकेट सेप्टा दिखाई देते हैं, डेलिकेट सेप्टा। इसके अलावा लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, मतलब लिम्फोसाइट आई हुई रहती हैं उस हिस्टो में, अगर जब आप देखेंगे मैं दिखाती हूँ, इन्फिल्ट्रेशन। इसके अलावा टिपिकल सेल की अगर एक हम खाली सिंगल एक सेल की देखें तो वो टिपिकल सेल के फीचर्स होते हैं उसमें, टिपिकल सेल फीचर। ठीक है, देखिए क्या क्या होता है, मतलब टिपिकल सेल से क्या मतलब है कि राउंड या फिर पॉलीगोनल सेल का शेप जो होगा वो ऐसा होगा। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है वो वेल इंटैक्ट रहेगी, सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म क्लियर साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियस बिग न्यूक्लियस रहेगा और जो साइटोप्लाज्म है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब एक बार देख भी लेते हैं इसकी देखिए, तो हमने क्या बोला कि ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ट्यूमर है, आप देखिए यूनिफॉर्म ट्यूमर दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या दिख रहा है, ल्यूकोसाइड का इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है, अभी आप देख सकते हैं ये इस इतने एरिया में देखिए तो लिम्फोसाइड का क्या है, इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है, ये इन लिम्फोसाइड का इन्फिल्ट्रेशन है। यहाँ डेलिकेट सेप्टा दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा टिपिकल सेल, मतलब कि आप पहले इधर देख लीजिए, ट्यूमर सेल जो है वो पुअरली अरेंज्ड होंगे एक लोब्यूल में। इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वेसिकुलर न्यूक्लियस है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई हैं। ठीक है, दिख रहे होंगे आपको। इसके अलावा स्ट्रोमा जो है वो ये देखिए, स्ट्रोमा इन्फिल्ट्रेटेड बाय लिम्फोसाइट, यहाँ भी वही चीज़ दिख रही है। यहाँ आपको इतने एरिया में देखिए काफ़ी सारे ये न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं और इसमें एक इंडिविजुअल सेल की हम बात करें अगर तो राउंड पॉलीगोनल टाइप के दिख रहे हैं न्यू सेल्स और सेल मेम्ब्रेन इनकी वेल दिख रही है अच्छे से। और तो ये हो गई इसकी माइक्रोस्कोपी। अब देखिए इम्यूनोहिस्टोलॉजी में क्या दिखाई देता है, तो ये पॉजिटिव इम्यूनोहिस्टोलॉजी की जब करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है फॉर KIT और OCT3/4 पोडो प्लानिन, इनके लिए पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा साइटोकिरेटिन, नेगेटिव फॉर साइटोकिरेटिन। अच्छा, तीसरी चीज इंक्रीज लेवल ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये चीज़ें मिलेंगी हमें सेमिनोमा में। एक बार देख लीजिए आप फिर से, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है 30 से 40 ईयर के एज में होता है और 2 टर्म हमने बताई। देन ग्रॉस में हमने बात करा तो वही वेरी लार्ज ग्रे कलर का दिखेगा, लोब्यूलेटेड होगा, नॉन हेमरेजिक रहेगा और कन्फाइंड रहता है यूजुअली। देन माइक्रोस्कोपी में हमने बोला कि सेल कैसी दिखेंगे, टिपिकल राउंड पॉलीगोनल, फिर साइटोप्लाज्म की बात की, न्यूक्लियस की बात की, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन रहेगा, डेलिकेट सेप्टा, यूनिफॉर्म ट्यूमर। देन हिस्टोलॉजी की बात, इम्यूनोहिस्टो में क्या दिखाई दे मिलेगा, तो पॉजिटिव रहेगा KIT जीन के लिए और OCT3/4 और प्लानिन के लिए, नेगेटिव रहेगा साइटोकिरेटिन के लिए और इंक्रीज लेवल ऑफ HCG मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सेमिनोमा। देन अब ये आपको रॉबिन्स में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है तो आप इसमें भी देख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं, डेलिकेट सेप्टा दिख रहा है, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है और राउंड पॉलीगोनल सेल भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट है स्पर्मेटोसाइटिक ट्यूमर। तो टोटल जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होते हैं उनमें से 1 से 2% ट्यूमर जो होते हैं वो स्पर्मेटोसाइटिक ट्यूमर होते हैं, मतलब ये रेयर होते हैं। ये एल्डरली में होते हैं, अगर मोर इन एल्डरली, मतलब जो भी पर मोर देन 65 ईयर्स हैं। ठीक है, और ये कैसे ग्रो करते हैं, तो ये ग्रो करते हैं स्लोली
और डू नॉट मेटास्टेसाइज, ठीक है। और इनका प्रोग्नोसिस कैसा आता है? एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। अच्छा, अब देखिए ये जो हमने शुरुआत में देखा था जर्म सेल नियोप्लाजिया इन सीटू GCNIS, तो इससे नहीं एसोसिएटेड होते हैं, नॉट एसोसिएटेड। क्यों नॉट एसोसिएटेड? नॉर्मली जो हम बाकी सारे पढ़ते हैं लाइक सेमिनोमा अभी हमने पढ़ा, तो ये क्या होते हैं, जो हमारी प्राइमोडियल जर्म सेल होती हैं वहाँ से ये डिराइव होते हैं, लेकिन स्पर्मेटोसाइटिक जो ट्यूमर हैं ये जर्म सेल से नहीं डिराइव्ड हैं, ये लाइक थोड़ा और आगे वाली स्टेज स्पर्मेटोसाइट से डिराइव्ड होते हैं। तो दैट्स वाई ये कैसे होते हैं, इसलिए हमने बोला कि ये नहीं एसोसिएटेड है किससे? जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू से। इसके अलावा ये कहाँ से अराइज हो, वही जो मैंने बात बोली कि अराइज होते हैं कहाँ से? अराइज होते हैं क्या कहना चाहिए, स्पर्म से, ना कि जर्म सेल से, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 12p आइसोक्रोमोसोम। मतलब हमने देखा था कि जो 12 क्रोमोसोम होता है उसमें शॉर्ट आर्म का क्या हो जाता है, रीडुप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि 12p, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसके जगह क्या होता है, 9p जो क्रोमोसोम है उसका म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाती है, सेल साइकिल रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब सेल साइकिल रेगुलेशन। और क्या हो जाता है इसमें, वही बहुत ज़्यादा माइटोसिस और मियोसिस होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा मियोटिक सेल डिवीज़न होने लगता है, मियोटिक डिवीज़न होने लगता है, ठीक है। तो ये बातें हमने बोली स्पर्मेटोसाइटिक ट्यूमर में कि 1 से 2% में होता है, एल्डरली में जो मोर देन 65 ईयर हो उनमें ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। ये ग्रो होता है स्लोली, डू नॉट मेटास्टेसाइज। अब देखिए कि स्लोली क्यों हो रहा है, क्योंकि वही जर्म सेल से नहीं है, तो इस कारण से स्लोली ग्रो हो रहा है। और डू नॉट मेटास्टेसाइज देन एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, फिर वही ये 2 बातें हमने बोली जो नॉर्मली होती है वो इसमें नहीं होती है। और इसमें होता क्या है, 9p क्रोमोसोम का म्यूटेशन होता है जिसके कारण अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है। अब इसके हम सेम चीज़ें ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस, ठीक है। तो ग्रॉस में क्या क्या होता है कि वेल डिफाइंड होते हैं, ये वेल डिफाइंड और सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट ट्यूमर हमें कहना चाहिए, सॉफ्ट ट्यूमर, फ्लैशी ट्यूमर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जेल लाइक हो सकते हैं, जेल लाइक, जिलेटिनस, मतलब मिक्सॉइड। और सिस्टिक मतलब सिस्ट फॉर्म में पाए जाएंगे, ये सिस्टिक होंगे। तो ये इसकी हो गई ग्रॉस। देन आ जाइए माइक्रोस्कोपी में, तो इसकी माइक्रोस्कोपी कैसे दिखाई देती है। तो माइक्रोस्कोपी में जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो 3 तरह की सेल दिखाई देती हैं, 3 टाइप ऑफ सेल दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? एक तो मीडियम साइज, स्मॉल साइज और स्कैटर्ड, ठीक है। मीडियम क्या होती हैं, ये रिजेंबल करती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं ड्यूरिंग द क्या कहना चाहिए वो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उस टाइम पे उसमें उससे रिजेंबल करती हैं मीडियम साइज सेल। तो ये हमने क्या बोला, रिजेंबल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। मतलब कैसी दिखाई देंगी, राउंड होंगी और राउंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलाई भी दिखेंगे। और इसके अलावा उसने फिलिक साइटोप्लाज्म दिखेगा, फिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। स्मॉल वाले की बात करें तो ये किससे रिजेंबल करेंगे, रिजेंबल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस क्रोमैटिन इसमें दिखाई देता है, डेंस क्रोमैटिन और एसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन स्कैटर्ड की हम बात करें तो इसमें लार्ज सेल दिखाई देते हैं, लार्ज सेल विथ 1 और मैनी न्यूक्लियोलाई, ठीक है। ये तो हमने क्या क्या बोला एक बार देख लीजिए कि स्पर्मेटोसाइट 1 से 2% में होता है, एल्डरली में मोर देन 65 ईयर से अधिक वाले
पीपल में होगा। देन ये 2 बातें बोली कि नॉर्मली होता है, इसमें नहीं होता है। देन 9p वाली बात बोली हमने कि म्यूटेशन होता है 9p का, इससे बहुत ज़्यादा डिवीज़न होने लगता है। ग्रॉस में हमने बात करी कि वेल डिफाइंड दिखाई देंगे, सॉफ्ट ट्यूमर होगा और जेल लाइक अपीयरेंस होगा, मिक्सॉइड और सिस्टिक होंगे, सिस्ट लाइक अपीयरेंस होगा। माइक्रोस्कोपी में हमने क्या बोला कि 3 तरह के सेल मिलेंगी, मीडियम साइज, स्मॉल साइज और स्कैटर्ड। मीडियम किसको रिजेंबल करेगी, प्राइमरी को, स्मॉल सेकेंडरी, एस से स्मॉल एस से सेकेंडरी, और स्कैटर्ड वाला लार्ज सेल विथ 1 और मैनी न्यूक्लियोलाई। तो ये हो गई इसकी बातें। देन इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास एम्ब्रियोनल। थर्ड है एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये लगभग 20 से 30 ईयर ओल्ड पेशेंट में यूजुअली मिलता है, और मतलब यंग पर्सन में ही मिलेगा। देन उसके बाद ये मोर अग्रेसिव होता है। ठीक है, और ये में अकर प्योर और मिक्स्ड विथ जर्म सेल ट्यूमर। मतलब अभी हमने अदर जर्म सेल ट्यूमर्स भी पढ़े, तो या तो ये अकेला खुद एम्ब्रियोनल ही होगा या फिर अदर जर्म सेल ट्यूमर से क्या होगा, से मिक्स्ड मिलेगा। ठीक है, देन आ जाइए ग्रॉस। तो ग्रॉस में क्या होता है, इसमें ये इन्वेड करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर ईजली। ठीक है, मतलब कि लाइक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ये क्या कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमस में भी इन्वेड करेगा, एपिडिडाइमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी, और स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गई बातें। देन इसमें प्रेजेंट होगा क्या, हीमोरेज और नेक्रोसिस। अब याद करिए हमने पहले वाले में सेमिनोमा में बोला था कि वहाँ पर हीमोरेज और नेक्रोसिस नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या इसमें मिलेगा, सेकंड हम क्या बात करने वाले थे, माइक्रोस्कोपी की। तो इसकी माइक्रोस्कोपी, इसमें कैसा सेल ग्रोथ पैटर्न, जो इसमें जो सेल का ग्रोथ का जो पैटर्न मिलेगा, सेल ग्रोथ पैटर्न वो कैसा मिलेगा, एल्ब्यूलर भी हो सकता है, एल्ब्यूलर, ट्यूबुलर भी हो सकता है, और पेपिलरी भी हो सकता है, फिंगर लाइक पेपिलरी। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ अनडिफ्रेंशिएटेड लीजन मिलेंगे, वो डिस्प्लेड होंगे पूरी शीट ऑफ द सेल में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अनडिफ्रेंशिएटेड लीजन डिस्प्ले शीट ऑफ सेल विथ स्पेस। अब इसको आप हिस्टो में देख लीजिए, क्या बोला हमने कि ये यहाँ स्पेस आपको काफ़ी सारा दिख रहा है, लाइक शीट लाइक अपीयरेंस है जिसमें ये सेल्स हैं। ठीक है, और अनडिफ्रेंशिएटेड लीजन भी कहीं कहीं पर दिख रहे हैं ये। तो यही हमने बोला एम्ब्रियो माइक्रोस्कोपी में कि सेल ग्रोथ पैटर्न तो देख लिया, अनडिफ्रेंशिएटेड लीजन दिखाएंगे, डिस्प्ले शीट ऑफ सेल विथ स्पेस। ठीक है, देन उसके बाद आता है सेल का अपीयरेंस की बात करें तो सेल कैसी दिखाई देंगी, एपिथेलियल, लार्ज, एबनॉर्मल। न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा, तो हाइपरक्रोमैटिक, डार्क न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें कई सारे प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। सेल जो हैं उनका साइज क्या करेगा, वेरिएबल साइज, तो वेरी इन साइज और शेप, और बाउंड्री अनक्लियर रहेगी, बाउंड्री अनक्लियर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें क्या दिखाई देगा, सेल डिवीज़न। अभी आप देख भी सकते हो जो इसकी हिस्टो है, इसमें एक मिनट, अब देखिए कई सेल में क्या दिखाई दे रहा है कि खाली ये देखिए एक सेल है और इसमें 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है, ये देखिए।
ठीक है। तो ये वाला देखिए, इसमें तो आधी मेम्ब्रेन भी बन गई है, तो ऐसा दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज सेल डिवीज़न होगा इनमें, हाई इंक्रीज सेल डिवीज़न होगा। और क्या बोला हमने कि प्रेजेंस इसमें क्या प्रेजेंट होंगी, जाइंट सेल, प्रेजेंस ऑफ जाइंट सेल, ठीक है। और ये हिमेटोजिनस और लिम्फेटिक रूट के थ्रू स्प्रेड हो जाता है, तो स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड लिम्फ, डन। तो ये हमने बात करी एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 20 से 30 ईयर्स के बीच में होता है, कि एज वाले पीपल में होता है, मोर एग्रेसिव होता है, में अगर प्योर और मिक्स्ड हो सकता है अदर जर्म सेल ट्यूमर से। ग्रॉस की हमने बात करी, तो ये इन्वेड करता है सराउंडिंग को और स्ट्रक्चर को ईजिली, लाइक ट्यूबनिका एल्ब्यूजिनिया से फिर एपिडिडाइमस और स्पर्मेटिक कॉर्ड में भी इन्वेड कर सकता है। ये हिमोरेजिक और नेक्रोसिस इसमें दिखाई देता है, हिमरेज और नेक्रोसिस। देन उसके बाद माइक्रोस्कोपी की बात की हमने, तो सेल ग्रोथ पैटर्न एल्वियोलर, ट्यूबुलर, पेपिलरी होता है, अनडिफरेंशिएटेड लीजन दिखाई देते हैं। डिस्प्ले शीट ऑफ सेल विथ स्पेसेस, शीट ऑफ सेल दिखाई देती है और जिसमें स्पेस होते हैं। सेल्स कैसे दिखाई देती हैं, एपिथेलियल, लार्ज, एबनॉर्मल, डार्क न्यूक्लियोलस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई दिखाई देता है। वेरी करता है साइज में, शेप में, बाउंड्री अनक्लियर रहती है। इंक्रीज सेल डिवीजन, प्रेजेंस ऑफ जाइंट सेल ये दिखाई देता है। देन स्प्रेड थ्रू ब्लड एंड लिम्फ, हिमेटोजिनस और लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारी एम्ब्रियोनल की। नेक्स्ट है योक सैक ट्यूमर। तो ये रिजेंबल करता है एंडोडर्मल साइनस को, अभी हम इसको बताएंगे आपको ये क्या है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्मल ट्यूमर भी बोलते हैं। ये 3 ईयर ऑफ एज में होता है। देन प्री प्यूबर्टल योक सैक इसे हम बोलते हैं, क्यों, बिफोर प्यूबर्टी, तो प्री प्यूबर्टल योक सैक ट्यूमर, ठीक है। गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका। यूजुअली एडल्ट में नहीं पाया जाता है ये, लेकिन अगर पाया गया तो हम तब क्या बोलते हैं इसे, पोस्ट प्यूबर्टल योक सैक ट्यूमर, ठीक है। ये कब होता है, जब एडल्ट में हो। और ये मिक्स्ड, अगर एडल्ट में पाया गया तो फिर ये मिक्स्ड होता है अदर ट्यूमर के साथ, ठीक है। प्री और पोस्ट प्यूबर्टल योक सैक ट्यूमर, इनकी हिस्टोलॉजी सेम होती है, बस ये नॉट एसोसिएटेड विथ वही जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सीटू, इससे एसोसिएटेड नहीं रहते हैं। और अदर जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल कंटेंट भी इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो सेल इसकी नेट लाइक पैटर्न शो करती हैं, मीडियम साइज्ड होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, स्पिंडल सेल होती हैं, और ये सब एबनॉर्मल होती हैं, मतलब लेकिन लेस एबनॉर्मल हमें कहना चाहिए, क्यों, एम्ब्रियोनल वाली जो सेल्स थी वो ज़्यादा एबनॉर्मल थी, ठीक है। तो ये हो गया। देन ग्रोथ पैटर्न इसमें पॉसिबल, बहुत तरह के पॉसिबल होते हैं, मैनी ग्रोथ पैटर्न, लाइक पेपिलरी भी हो सकता है, सॉलिड कॉर्ड लाइक हो सकते हैं। देन मल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा वेरिएबल, क्राउड में दिख सकते हैं। देन उसके बाद एंडोडर्मल साइनस दिखाई देते हैं, जैसे हम शिलर ड्यूअल बॉडी कह रहे हैं। अब ये क्या होता है वो हम हिस्टो में देखते हैं इसकी। हमने क्या बोला कि शिलर ड्यूअल बॉडीज इसमें दिखाई देते हैं। इसकी हिस्टो जब हम देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है कि सेंट्रल में कैपिलरी सेंटर है, देन विजरल लेयर है, और फिर उसके बाद बाहर पैराइटल लेयर है। तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, योक सैक ट्यूमर का, ठीक है। इसमें एसिनोफिलिक हाइलिन लाइक ग्लोब्यूल, एसिनोफिलिक या हाइलिन लाइक ग्लोब्यूल दिखाई देते हैं, जिसमें अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, तो ऐसा होता है, ग्लोब्यूल होते हैं जिनके अंदर ही कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बोला योक सैक ट्यूमर के बारे में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एंडोडर्मल साइनस और को रिजेंबल करता है, इसलिए हम इसे एंडोडर्मल ट्यूमर कहते हैं। 3 ईयर एज याद रखनी है, प्री प्यूबर्टल बोलते हैं, और अगर एडल्ट में हुआ तो पोस्ट प्यूबर्टल, और उसमें मिक्स्ड मिलेगा। फिर प्री और पोस्ट की हिस्टो सेम होती है, बस ये प्री वाला जो होता है वो नॉट एसोसिएटेड होता है जर्म सेल वाले से, जर्म सेल न्यूप्लासिया इन सीटू से, और लेक करता है जर्म सेल एलिमेंट को। फिर माइक्रोस्कोपी की हमने बात करी, तो सेल के बारे में हमने बताया, और फिर उसके बाद ग्रोथ पैटर्न बताया, फिर हमने इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोडर्मल साइनस, उसके बारे में देखा। तो ये हो गया हमारा योक सैक ट्यूमर, ठीक है।